हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता ही है कि कल से हमने स्टार्ट किया है टेक्सटाइल पढ़ना। टेक्सटाइल में हमने अभी तो सिर्फ रेशों का वर्गीकरण देखा है और वो जो रेशों का वर्गीकरण हमने देखा है वहाँ से आपके लिए काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। कुछ नहीं तो आप वहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन अपने हिसाब से रेडी कर सकते हैं। तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, उसका नोट्स भी बनाइएगा। अगर आप में से जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आपके रेशों के वर्गीकरण से सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। तो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा और हम आज देखेंगे टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी। कल मैंने आपको बताया था कि कल हम पढ़ेंगे, मतलब आज के लिए मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो टर्मिनोलॉजी हैं आपसे इन्हीं टर्मिनोलॉजी से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, अगर आपने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। सिर्फ आपके यूपी टीजीटी में ही नहीं, आपके किसी भी स्टेट का टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यहाँ तक कि नेट में भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ आपको ये टर्मिनोलॉजी जो दिए गए हैं आपको, आप लगभग होंगे 30 से 35 होंगे। अगर ये आपको एक बार में तो नहीं याद हो जाएंगे, अगर इन्हें आप बार बार पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये जो टर्मिनोलॉजी है इसका क्या हमारे टेक्सटाइल में महत्व है। ये तो हमें बाद में पता चलेगा जब हम रेशों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि इन्हें हम ये जो टर्मिनोलॉजी दिए गए हैं कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कोए के बारे में कि कोए क्या होते हैं। तो जो पका हुआ फल होता है उसे हम कहते हैं कोआ। मतलब कोए क्या होते हैं, तो पके हुए कपास का फल जो होता है वही आपका होता है कोए। अगला आ जाता है गांठे लगाना। ये जब हम टेक्सटाइल में कपास के जो है रेशे बनाने की, रेशे से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया होती है, तो ये सारे टर्म आपको वहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो गांठे लगाने का मतलब क्या हो जाता है, जो कपास के रेशों को बांधकर गट्ठर बनाया जाता है वही आपका हो जाता है गांठे लगाने। तो गांठे लगाने का मतलब क्या हुआ कि कपास के रेशों को बांधकर गट्ठर बनाना, ये हो गया आपका गांठे लगाना। जब आप कपास के बारे में पढ़ेंगे तो ये प्रक्रियाएं आपकी होंगी कपास के रेशे तैयार करने में। अगला आ जाता है ओटना। ओटना क्या होता है, तो बिनौलों को कपास के रेशों से अलग करना। जो बिनौले होते हैं आपके, उनको कपास के रेशे से अलग करना ही आपका ओटने की प्रक्रिया कहलाती है। फिर आ जाता है आपका कंघी करना। जब आप रेशे तैयार करेंगे तब रेशों पर कंघी करेंगे। अब रेशों पर कंघी करने का मतलब क्या होता है, आप अपने बाल में कंघी क्यों करते हैं? क्योंकि आपको जो आपके बाल उलझे हुए हैं उनको सुलझाते हैं और उनको सीधा बनाते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारे रेशे होते हैं, रेशों को भी समानांतर करने के लिए आप कंघी करते हैं। तो कंघी करने का मतलब क्या हो गया कि रेशों को समानांतर करना, बड़े रेशों को छोटे रेशों से अलग करना, ये आपका हो जाता है कंघी करना। फिर आ जाता है मिश्रित करना। मिश्रित करने का मतलब क्या हो गया कि जो विभिन्न प्रकार के रेशे हैं उनको मिलाना। मिश्रित करने का मतलब आप मिश्रित से समझ लीजिए कि मिक्स करना हो गया। अब किसी, चाहे आप खाद्य पदार्थ को मिक्स कर रहे हो तो वो मिश्रित हो गया। और हम पढ़ रहे हैं टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल का मतलब हो गया कि जो हमारे रेशे हैं, विभिन्न प्रकार के रेशे हैं उनको मिलाना, ये आपका होता है मिश्रित करना। अगला आ जाता है आपका पोनी बनाना। पोनी बनाने का मतलब क्या हो गया कि सूत की कताई से पहले, सूत को जो है, सूत को काटने से पहले उसकी हम पोनी बनाते हैं। अगला आ जाता है कि कताई करना। तो धागे का जो निर्माण किया जाता है उसको कहते हैं कताई करना। कताई करने का अर्थ होता है कि धागे का निर्माण करना। ये पॉइंट आपको इतना ध्यान रखना है। इसमें से ज़्यादातर जो क्रियाएं हैं, सभी क्रियाएं आपके कपास पर की जाती हैं। तो सिर्फ ये कपास के लिए नहीं है, आगे भी आपको जो मिलने वाला है वो सभी कुछ न कुछ प्रक्रियाएं अलग अलग रेशों पर की जाती हैं। अगला आ जाता है धुलाई।
जो रेशे होते हैं, रेशे के धूल कण, मिट्टी, बीज, पत्ते, इन सब की अशुद्धियों को हटाने के लिए हम रेशों की धुलाई करते हैं। जैसे जब आपके बाल गंदे हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उनकी धुलाई करते हैं। अब चाहे बाल में हमारे जो है डंडरफ पड़ गए हों या हमारे बाल गंदे हो गए हों, तो उनको साफ करने के लिए उनकी धुलाई तो करनी पड़ती है। वैसे ही आपके जो रेशे होते हैं, तो रेशों की गंदगी हटाने के लिए, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि रेशों की गंदगी को हटाने के लिए उसकी धुलाई की जाती है। अब गंदगी कैसे हो सकती है? अब चाहे वो धूल के कण हो जाएँ और चाहे मिट्टी हो जाए या जो पत्ते होते हैं, बीज के पत्ते हो गए, ये सब को हटाने के लिए आप उसकी धुलाई करते हैं। अगला आ जाता है सिकुड़न। सिकुड़न का क्या अर्थ होता है? जो भीगने पर वस्त्र के छोटे होने की प्रवृत्ति होती है, वही होता है आपका सिकुड़न। तो सिकुड़न का अर्थ समझ में आ गया होगा। परिसज्जा क्या होती है? तो परिसज्जा का अर्थ होता है वस्त्र का अंतिम रूप से की जाने वाली प्रक्रिया। जैसे जो कपड़ा आपका करघे से उतरा है, कपड़ा तैयार हो गया है, अब उस पे आप परिसज्जा करने वाले हैं। चाहे वो कढ़ाई की जा रही हो, चाहे उस पे छपाई की जा रही हो, तो किसी भी प्रकार की, चाहे उस पे आप गोटे लगा रहे हो, तो किसी भी प्रकार का जो सजावट किया जाता है वो होता है। इस सजावट के बाद जो आपका वस्त्र होता है वो पहनने के योग्य हो जाता है। तो परिसज्जा का अर्थ होता है वस्त्र पर अंतिम रूप से की जाने वाली प्रक्रिया। ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन है। फिर सिलवट प्रतिरोधकता, वस्त्र पर सिलवट नहीं पड़ना। वस्त्र पर सिलवट पड़ने का क्या मतलब होता है? जब अगर वस्त्र पर जो है सिलवटें पड़ जाती हैं तो वो सिलवट प्रतिरोधकता वाले वस्त्र नहीं होते हैं। तो सिलवट प्रतिरोधकता का मतलब होता है वस्त्र पर सिलवटें नहीं पड़ना। अगला आ जाता है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता का क्या अर्थ हो जाता है? जो खींचने के उपरांत पूर्वाकृत वापस ग्रहण करने की क्षमता। जैसे अगर कोई वस्तु है, अगर आप उसे खींचते हैं, तो वो अगर खींचते हैं और उसको छोड़ते हैं, तो खींचने और छोड़ने के बाद अगर वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है, तो वो आपकी होती है प्रत्यास्थता। आपने देखा होगा पहले जो एक स्प्रिंग आती थी, जो ₹2 का पेन आता था, उसमें ऐसे कुछ स्प्रिंग होती थी। तो आप उसको अगर इस छोर से पकड़ के खींचते हैं और इस छोर से पकड़ के खींचते हैं तो वो फैल जाती थी। लेकिन जब आप उसे छोड़ देते हैं तो वो वापस अपने पूर्वाकृत में आ जाती है। तो ये आपकी कहलाती है प्रत्यास्थता। अगला आ जाता है आपका प्रतिस्कंदता। प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता में अंतर होता है। जैसे रेशों की मूल रूप धारण करने की क्षमता। तो ये जो होता है, हमने जो देखा था अभी खींचने पर, जो आपका प्रत्यास्थता होता है, वो आप अगर स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो वो अगर अपनी पूर्वाकृत में आ जा रही है तो वो थी आपकी प्रत्यास्थता। लेकिन प्रतिस्कंदता का क्या मतलब होता है? जैसे आपने किसी वस्तु को रख दिया है और आप उस पे प्रेशर दे रहे हैं ऊपर से। मान लीजिए आपके पास कंबल ही है मोटा सा, आपने उसको ऐसे रख दिया, फ़ोल्ड करके रख दिया, और जब आपने उसको प्रेशर दिया तो वो एकदम पतला सा हो गया। लेकिन जब आपने उसको उसके ऊपर से प्रेशर हटा लिया तो वो अपनी पूर्वाकृत में आ जाता है। तो ये आपका कहलाता है प्रतिस्कंदता। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो आपको प्रत्यास्थता भी ध्यान रखना है और प्रतिस्कंदता को भी ध्यान में रखना है। आगे आ जाता है आपका मुलायम करना। तने से छाल अलग करने के लिए नमी, पानी और ओस में जो गलाया जाता है, तो इसे ही कहते हैं मुलायम करना। जब हम रेशों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ रेशों को जो होते हैं उनको हमें 2 दिन 3 दिन पानी में या ओस में किसी भी तरह से नमी में रखकर उनकी गलाया जाता है उनको, और उनको गलाकर उनकी जो छाल होती है वो छाल को निकाल लिया जाता है। तो ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है मुलायम करना। अगला आपका आ जाता है अपघर्षण। अपघर्षण का क्या अर्थ हो जाता है? कि रेशों या वस्त्रों की रगड़ एवं घर्षण सहने की क्षमता। जो आपके वस्त्र हैं या जो रेशे हैं, वो कितना आपका घर्षण सह सकते हैं, कितने रगड़ को सह सकते हैं, यही आपकी विशेषता जो होती है वस्त्रों की, ये कहलाती है आपका अपघर्षण। अगला पॉइंट आपका आ जाता है खींच कर निकालना। खींच कर निकालने का क्या अर्थ होता है? कि धागे को महीन और बारीक करके खींच कर निकालना। जैसे आप प्राकृतिक तौर पर, जो आप कृत्रिम तौर पर धागे तैयार करते हैं, तो उनको भी कितना खींचकर लंबा कर सकते हैं, या जो आपके प्राकृतिक धागे होते हैं उनको खींचकर कितना लंबा कर सकते हैं। तो ये होता है आपका खींचकर निकालने का अर्थ। अब हम देख लेते हैं नमदा क्या होता है। हमने देखा था जब हमने कल जो है इसका वर्गीकरण किया था, रेशों का वर्गीकरण किया था, तो उससे पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से रेशे से पहनने योग्य कपड़ा बनाया जाता है। तो जो आपका नमदा होता है वो नमी,
ताप और दाब द्वारा ऊनी रेशों को आपस में उलझाकर जमा दिया जाता है। मतलब जो आपके रेशे होते हैं उनको अधिक ताप दिया जाता है, दाब दिया जाता है और नमी भी रहती है, तो वो ऊन के कपड़े जो हैं, आपके ऊन के रेशे जो हैं आपस में चिपक जाते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके नमदा कहलाता है। और जो आपको देखे होंगे जो गरीबों के यहाँ जो है दिया जाता है कंबल वगैरह, वो अक्सर इसी नमदे के द्वारा बनाया जाता है। अगला आ जाता है गोंद हटाना। जो रेशमी रेशे से गोंद निकलता है उसको हटाया जाता है। जो आपके रेशम होते हैं उसमें गोंद होता है, तो उसे आपको हटाना होता है। तो रेशमी रेशों से गोंद हटाना ये क्या कहलाता है? आपका गोंद हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। अगला आ जाता है खींचा ऊन। खींचा ऊन का मतलब क्या हो जाता है? जो मृत भेड़ के शरीर से ऊन प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं, मृत भेड़ से प्राप्त ऊन जो होता है उसे कहते हैं हम खींचा ऊन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि खींचा ऊन क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो मृत भेड़ के शरीर से ऊन प्राप्त होता है वो होता है खींचा ऊन होता है। अगला पॉइंट आ जाता है आपका समेटना। समेटने का क्या अर्थ होता है? तो रेशमी रेशों को बॉबिन पर लपेटना ही आपकी जो है समेटने की प्रक्रिया कहलाती है। अगला आ जाता है वस्त्र गुणांक। वस्त्र गुणांक क्या होता है? तो प्रति इंच धागों में कपड़ों की संख्या जो होती है उसी को ही कहते हैं वस्त्र गुणांक। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वस्त्र गुणांक क्या है? तो प्रति इंच धागों में कपड़ों की संख्या जो होती है वही आपका होता है वस्त्र गुणांक। ये आपके क्वेश्चन थे। अब यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है? ये तो आपको इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, तो ऐसे ही हमें सारे पॉइंट के बारे में पढ़ना है। तो अगला पॉइंट आपका आ जाता है कैलिको। कैलिको क्या होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैलिको क्या है? साधारण बुना हुआ वस्त्र जिसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर होती है, वो कहलाता है आपका कैलिको। तो कैलिको क्या है? साधारण बुने हुए वस्त्रों को क्या कहते हैं? कैलिको कहते हैं। अगला आ जाता है मिश्रित वस्त्र। तो विभिन्न प्रकार के मिश्रित जो आपके विभिन्न प्रकार के रेशे होते हैं उनको मिक्स करके बने हुए वस्त्र जो होते हैं वो आपके होते हैं मिश्रित वस्त्र। जैसे हमने देखा था मिश्रित रेशे क्या होते हैं, वैसे ही होते हैं जो मिश्रित रेशे होते हैं, उन्हीं मिश्रित रेशों से क्या बनाया जाता है? वस्त्र। तो इसमें क्या क्या आपका आ जाता है? इसमें आ जाएगा टेरिकॉट, टेरीबुल, टेरीरूबिया, ये आपके आ जाते हैं मिश्रित वस्त्र में। तो इन्हें मिश्रित धागों से बनाया जाता है। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेरिकॉट या टेरीबुल या टेरीरूबिया कैसे वस्त्र होते हैं? तो ये आपके होते हैं मिश्रित वस्त्र। अब अगला आ जाता है क्रेप क्या होता है? क्रेप का मतलब क्या होता है? तो बुनाई के द्वारा कपड़े के एक ही सतह पर सिलवटें डालना, ये होता है आपका क्रेप। क्रेप क्या होता है? तो बुनाई के द्वारा कपड़ों के एक ही सतह पर सिलवटें डालना आपका क्रेप कहलाता है। अगला टर्म जो आपका आ जाता है वो आ जाता है कैम्ब्रिक। कैम्ब्रिक क्या होता है? तो महीन सादी बुनाई वाला सूती वस्त्र जो होता है उसे हम बोलते हैं कैम्ब्रिक। कैम्ब्रिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो महीन आपके सादी बुनाई वाले वस्त्र होते हैं उनको बोलते हैं कैम्ब्रिक। ये आपके क्वेश्चन आपसे ये क्रेप के बारे में पूछा गया है, कैम्ब्रिक के बारे में पूछा गया है, कैलिको के बारे में भी पूछा गया है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला आ जाता है कीड़े को पालना। कीड़े को पालने का मतलब क्या हो जाता है? जो आपके रेशम के कीड़े होते हैं इनको पाला भी जाता है। तो इन्हें पाल कर जो है सेली कर जो आपका ये रेशम पालने की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सेरीकल्चर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाकी जो कीड़े पालने की प्रक्रिया होती है वो आपका रेशम में किया जाता है। अगला आ जाता है सूत संख्या क्या होती है? सूत संख्या का अर्थ क्या होता है? तो धागे की बारीकी की माप की जाती है सूत संख्या में, और ये धागे कितने होते हैं? तो 1000 मीटर धागे का वजन होता है। अगला आ जाता है ताप सुनम्य रेशा। ताप प्रभावित होने वाला रेशा। आपको ताप सुनम्य रेशे के बारे में भी पढ़ना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला आ जाता है अस्थिर रंग। अस्थिर रंग का मतलब जिसका रंग निकलता हो, जो मतलब पक्का रंग नहीं होता है। जब आप कपड़े लेने जाते हैं तो ये भी सोचते हैं ना कि ये वस्त्र जो है हमारा पक्के रंग का है या कच्चे रंग का है। तो जो रंग छोड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं इसका रंग कच्चा है, और जो हमारा वस्त्र जो हमारे होते हैं वो रंग नहीं छोड़ते हैं तो हम कहते हैं ये पक्का
पक्के रंग के वस्त्र हैं। तो यहाँ पे अस्थिर रंग का मतलब क्या हो गया, जो हमारे कच्चे रंग होते हैं, मतलब जो जिनकी धुलाई करने पर हमारे रंग उड़ जाते हैं कपड़े के, वो आपके हो जाते हैं अस्थिर रंग। अगला आ जाता है डेनिम। डेनिम क्या होता है, तो एक भारी सूती कपड़ा जो ट्विल बुनाई से बना होता है, वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है डेनिम। तो डेनिम क्या होता है, तो एक भारी सूती कपड़ा जो ट्विल बुनाई से बना होता है, वो आपका डेनिम कहलाता है। अगला आ जाता है कुटाई। कुटाई का क्या मतलब होता है, जब आप वस्त्रों का रेशों का निर्माण करेंगे तो ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। अब जरूरी नहीं है एक ही वस्त्र पर ये सारी प्रक्रिया की जाए। जो आपके अलग अलग वस्त्र होते हैं, जैसे जो प्राकृतिक जगत के हैं, जो कृत्रिम जगत के हैं, प्राकृतिक में भी जो आपके जानतव जगत के हैं या जो खनिज जगत के हैं, इन सारे जो आपके रेशे हैं, इन पर अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। तो जो प्रक्रियाएं होती हैं उन सारे का नाम यहाँ पर दे दिया गया है, तो जिसे हमें बाद में पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आपकी प्रक्रियाएं हैं, जो आपके ये टर्म दिए गए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आ जाता है आपका कुटाई। कुटाई का क्या मतलब होता है कि गोल धागों को चपटा बनाने की प्रक्रिया, इनकी सतह को कूटा जाता है। जो गोल धागे होते हैं उनको चपटा बनाया जाता है। जैसे आपके पास कोई गोल सामान हो या कोई मान लेते हैं जैसे जो फूटने वाला ना हो, तो आप क्या करते हैं, जो गोल सामान होता है अगर आपको इसको चपटा बनाना है तो ऊपर से इसको दाबते हैं ना, इसको कूटते हैं ना, तो वही प्रक्रिया आपके धागों पर भी की जाएगी। किस लिए, गोल धागों को चपटा बनाने की प्रक्रिया में किया जाएगा। अब ये टेंटरिंग क्या होता है, टेंटरिंग भी आपसे पूछा गया है, टेंटरिंग क्या है, तो वस्त्र निर्माण क्रिया में चौड़ाई में हुई असमानता को दूर करना। जब वस्त्रों की निर्माण की प्रक्रिया होती है तो जो उसकी चौड़ाई में असमानता आ जाती है, उसी असमानता को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही कहते हैं टेंटरिंग। अगला आ जाता है कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग का क्या अर्थ होता है, तो वस्त्र को अंतिम रूप से चिकना करना, ये होता है आपका कैलेंडरिंग। ये यहाँ पर जितने आपको टर्म दिख रहे हैं, ये सारे आपके क्वेश्चन हैं, किसी न किसी पीवाईक्यू में आपसे पूछे गए हैं। अगला आ जाता है साइजिंग। साइजिंग क्या होता है, तो वस्त्र की सतही दोषों को छिपाना। वस्त्र के जो सतह पर दोष उत्पन्न हो गए, चाहे वो दाग धब्बे हों या किसी प्रकार का दोष हो, तो उनको जो छिपाने की प्रक्रिया की जाती है उसको बोलते हैं साइजिंग। अगला टर्म आपका आ जाता है मोयरिंग। तो मोयरिंग क्या होता है, वस्त्रों पर लहरदार नमूने अंकित करना। जो आपके वस्त्र होते हैं उन पर लहरदार नमूने अंकित करना ही क्या कहलाता है, मोयरिंग कहलाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, इन सब को आपको ध्यान रखना है। अगला आ जाता है विरंजन। विरंजन का क्या अर्थ हो जाता है, तो सफेद वस्त्रों का पीलापन दूर करना और सफेदी एवं उज्जवलता लाना। जैसे जो आप कपास को ही देख लीजिए, जो कपास होता है वो पूर्ण रूप से सफेद नहीं होता है, उसको उस पर प्रक्रियाएं की जाती हैं, उस पे विरंजन किया जाता है, उसके बाद वो सफेद होता है। लेकिन आप कभी-कभी देखेंगे जो आपका कपास होता है उसमें हल्का पीलापन होता है, तो वो पीलापन होने का कारण क्या होता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कपास में पीलापन दिख रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या है, उसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति पाई जाती है। अगला आ जाता है नैपिंग। नैपिंग क्या होता है, तो वस्त्रों की सतह पर रोएं उठाना। वस्त्रों की सतह पर रोएं उठाने का मतलब क्या होता है, नैपिंग होता है। तो ये हम देखेंगे किन वस्त्रों पर नैपिंग होती है, किन पर साइजिंग होती है, कैलेंडरिंग कहाँ पर होती है, मोयरिंग कहाँ पर किया जाता है, विरंजन कहाँ पर किया जाता है, इन सब को हमें बाद में पढ़ना है। अगला आ जाता है इस्त्री करना। इस्त्री करने का मतलब आपको पता ही होगा कि वस्त्रों पर ताजगी और नवीनता लाना। जैसे आपके जो वस्त्र हैं अगर आप उन्हें धुल कर वैसे ही पहनते हैं तो उनमें उतनी ताजगी, उतनी नवीनता नहीं दिखेगी। लेकिन आप अगर उन पे प्रेस कर देते हैं, मतलब इस्त्री कर देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो आपके ताज़े हो जाते हैं और नवीन हो जाते हैं। अगला आ जाता है परिष्कृत करना। परिष्कृत का मतलब क्या हो जाता है कि वस्त्रों पर अंतिम रूप से नवीनीकरण करने के लिए प्रक्रिया। जो आपके वस्त्र होते हैं, परिष्कृत का मतलब होता है फिनिशिंग। फिनिशिंग अगर आप जब करते हैं तो वस्त्रों पर, इसका मतलब होता है कि वस्त्रों पर अंतिम रूप से नवीनीकरण करने की प्रक्रिया होती है। अब अगला आपका क्या आ जाता है, अगला आ जाता है अग्नि अभेद। अग्नि अभेद का मतलब क्या हो गया, वस्त्र की अग्नि से रक्षा। अगला आ जाता है आपका जल अभेद। तो वस्त्र में जल का प्रवेश रोकना,
ये होता है। अब आगे आप पढ़ेंगे कि ये अग्निशामक कौन से वस्त्र होते हैं, जल अभेद वस्त्र कौन से होंगे। जल अभेद में आप छतरी को ही याद रखिएगा, क्योंकि छतरी जो होती है आपकी वो बारिश को नीचे नहीं आने देती है, तो वो जल के जो है प्रवेश को रोकती है। कीड़े अभेद मतलब वस्त्र पर कीड़े नहीं लगना, ये जो वस्त्र होते हैं वो कीड़े अभेद वस्त्र होते हैं। अगला आ जाता है खंगालना। खंगालना का क्या मतलब? धुलाई के वस्त्र को अंतिम रूप से स्वच्छ पानी में खंगालना। खंगालने का अर्थ तो आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा कि जो वस्त्र होते हैं उनको जब आप धुल लेते हैं तो जो उसमें जो है झाग वगैरह रहते हैं उन सबको साफ करने के लिए आप अंतिम रूप से एक साफ पानी में उसको धुलते हैं, तो वही आपका हो जाता है खंगालना। अगला आ जाता है ठप्पा छपाई। ठप्पा छपाई का मतलब क्या हो गया कि लकड़ी का ठप्पा बनाकर वस्त्र पर छपाई करना। ठप्पे का मतलब आप ऐसे समझिएगा कि अब तो नहीं पता नहीं, लेकिन पहले क्या होता था जब भी मेला लगता था तो वहाँ पे ऐसे ही कुछ इतना बड़ा सा ठप्पा रहता था, उसमें फूल का डिजाइन बना रहता था और वहाँ पे उसी में मेहंदी लगा के और छाप दिया जाता था। तो जो वही ठप्पा हमारे हाथ पर लगता था वैसे ही ठप्पे का बना होता है, लकड़ी का ठप्पा बना होता है आपके वस्त्रों पर। तो वस्त्रों पर भी ठप्पा छपाई की जाती है। ठप्पा छपाई का मतलब क्या हुआ कि लकड़ी का ठप्पा बनाकर वस्त्रों पर छपाई करना। अगला आ जाता है आपका अपहोल्स्ट्री। अपहोल्स्ट्री का मतलब क्या हो गया कि फर्नीचर को ढकने वाला वस्त्र। ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जो फर्नीचर को ढकने वाले वस्त्र होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपहोल्स्ट्री। अगला आ जाता है आपका डिस्चार्ज प्रिंटिंग। डिस्चार्ज प्रिंटिंग में क्या आ जाता है कि रंग को विरंजित कर रंगाई करना। ये आपका हो जाता है डिस्चार्ज प्रिंटिंग। अगला आ जाता है वेट रंग। वेट रंग क्या होता है? तो अप्रभावित रंग जो होता है वो आपका होता है वेट रंग। अगला आ जाता है अवरोध छपाई। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अवरोध छपाई क्या होता है? तो रंग को किसी माध्यम द्वारा अवरोध करके छपाई करना। जैसे आप उसको किसी चीज से अवरोध कर दीजिए, उतनी दूर रंग ना लगे, वो आपका हो जाता है अवरोध छपाई। अगला आ जाता है बंधेज। बंधेज का क्या मतलब होता है कि वस्त्र को बांधकर रंगना। आपने देखा होगा कि ये बंधेज कहाँ का है, इसको भी हम पढ़ेंगे, ये भी एक पारंपरिक वस्त्र है। तो बंधेज के बारे में भी आपको पढ़ना है। अगला आ जाता है बाटिक छपाई। बाटिक छपाई का क्या मतलब होता है कि रंग को मोम द्वारा अवरोध करके रंगाई करना। जैसे मान लीजिए ये आपकी साड़ी है या कोई भी वस्त्र ले लीजिए, अगर आप जहाँ जहाँ पर मोम लगा देंगे वहाँ वहाँ पर रंग नहीं लगेगा। तो वही जो आप मोम लगाकर रंग को चढ़ने से रोकते हैं वही आपका हो जाता है क्या हो जाता है? बाटिक छपाई हो जाता है। ठीक। अगला आ जाता है शोध पदार्थ। शोध पदार्थ का क्या मतलब होता है? शोध पदार्थ का मतलब होता है मैल हटाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ, वही आपके हो जाते हैं शोध पदार्थ। अगला आ गया कड़ापन देने वाला पदार्थ। आप जैसे देखे होंगे जो आपका कॉटन का कपड़ा होता है उस पे आप ज़रूर कड़ापन देते हैं। तो कड़ापन देने के लिए क्या करते हैं? वस्त्र पर स्टार्च या गोंद का कलफ देते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे आपका जो वस्त्र है वो कड़ा-कड़ा हो जाएगा। अगला आ जाता है साबुनीकरण। और जो आपका ये कलफ देते हैं इससे क्या होता है? इससे आपके कपड़े की शान बढ़ जाती है। कपड़ा जो होता है वो देखने में आकर्षक लगने लगता है। अगला आ जाता है साबुनीकरण। तो वसा का क्षार द्वारा साबुन का निर्माण करना, ये आपका हो जाता है साबुनीकरण। अगला पॉइंट जो आपका आ जाता है अग्निशामक सूट। अग्निशमन सूट क्या होता है? वे वस्त्र जो आग में नहीं जलते हैं। जो आपके फायर ब्रिगेड वाले होते हैं क्या पहनते हैं? ये अग्निशमन सूट पहनते हैं। तो क्या होगा? इससे कपड़ों में आग नहीं लगती है, आग से रक्षा करता है ये। अगला पॉइंट क्या आ गया? अगला पॉइंट आ गया शुष्क धुलाई। शुष्क धुलाई क्या होती है? तो वस्त्रों को बिना साबुन पानी की सहायता से वसे घोलकों द्वारा धोना। आप जैसे आपने सुना होगा कि हम इसको ड्राई क्लीन करवाने जा रहे हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको आप ड्राई क्लीन करवाना होता है। जैसे जो आपके बनारसी साड़ी होंगे, रेशमी कपड़े होंगे, इन सबको क्या करते हैं? इन सब को आपको जो है ड्राई क्लीन करवाना होता है। तो ड्राई क्लीन का मतलब सही आपको समझ में आ गया होगा कि वस्त्रों को बिना साबुन, बिना पानी की सहायता से वसा घोलकों के द्वारा इनको साफ करना, ये हो जाता है शुष्क धुलाई। अगला आ जाता है ताना।
ताने का धागा क्या होता है? तो बुनाई के लिए जो लंबवत धागा होता है, उन्हें कहते हैं। जो इस प्रकार का धागा आप जब कपड़े देखेंगे, जाइए आपके पास जो भी कपड़ा हो, तो देखेंगे कपड़ा इस तरह से और इस तरह से बनता है। तो जो आपका ये लंबा वाला धागा आया है, ये वाला धागा, ये होता है आपका ताने का धागा। और बाने का धागा कौन-सा होता है? तो जो ऐसे जाता है, ये इस साइड वाला, जो आपका अनुप्रस्थ में जाता है, ये आपका होता है बाने का धागा। तो ताने का धागा और बाने का धागा आपको समझ में आ गया होगा। इसे आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ताने का धागा कौन-सा होता है और बाने का धागा कौन-सा होता है। तो जो लंबवत होता है वो आपका होता है ताने का धागा और जो आपका अनुप्रस्थ होता है वो होता है बाने का धागा। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए ऐसे हम बना देते हैं और इसके लिए ऐसे बना देते हैं। अगला आ जाता है विमंजन। विमंजन का अर्थ क्या हो जाता है कि वस्त्र को धोने से पहले उसे फुलाना। जैसे जब आप कपड़ा धुलने जाते हैं तो क्या करते हैं? पहले ले जाके कपड़े को पानी में थोड़ी देर डाल देते हैं। तो वो हो जाता है विमंजन करना। अगला आ जाता है प्रत्यक्ष रंग। तो रासायनिक रंग जो होता है वो आपका होता है प्रत्यक्ष रंग। सुहागा, सुहागा किसे कहते हैं? तो दाग धब्बे छुड़ाने के लिए जो प्रतिकर्मक का प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका सुहागा। इससे क्या होता है? इससे दाग धब्बे को छुड़ाया जाता है। अगला आ जाता है एम्बोसिंग। एम्बोसिंग का क्या मतलब हो जाता है कि वस्त्र पर उभरा हुआ नमूना, जो वस्त्र होता है उस पे जो उभरे हुए नमूने बनाए जाते हैं उसे हम कहते हैं एम्बोसिंग। अगला आ जाता है छँटनी। छँटनी का क्या मतलब हो जाता है कि वस्त्रों को किस्म, श्रेणी आदि के आधार पर अलग करना। जैसे जब आप कपड़ा धुलने जाते हैं तो क्या करते हैं, जो आपके कलर छोड़ने वाले होते हैं उनको आप अलग कर देते हैं और जो कलर छोड़ने वाले नहीं होते हैं उनको आप अलग कर देते हैं। तो वस्त्र को छाँटने का अर्थ यही हो जाता है कि उनको किस्म और श्रेणी के आधार पर उनको अलग करके धुलाई करना। ये होता है आपका छँटनी। अगला हो जाता है लच्छी। लच्छी का मतलब क्या हो जाता है? वस्त्र तैयार करने के लिए सूत की लच्छियाँ तैयार की जाती हैं। जो वस्त्र होता है आपका उसको तैयार करने के लिए सूत की जो होती हैं वो लच्छियाँ तैयार की जाती हैं। तो ये इतने जो टर्म थे आपको ध्यान रखने हैं, ये इतने ही टर्म आपके लिए तैयार हैं। और आपको इन्हें सबको ध्यान रखना है क्योंकि जब हम कपास पढ़ेंगे, लिनन पढ़ेंगे और मतलब कोई भी वस्त्र का हम जो है प्रयोग करेंगे उसको तैयार करेंगे, उसकी जो प्रक्रियाएँ होंगी तो उन सब में इन प्रक्रियाओं का प्रयोग होगा। तो उसके साथ भी आपको इसको ध्यान रखना है और आपको ऐसे भी इन टर्मों को ध्यान रखना है क्योंकि इन टर्मों से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से कम 10 से 15 क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछे गए हैं। अगर आप पीवाईक्यू उठाएँगे तो शायद से 20 क्वेश्चन से कम नहीं मिलेगा या और भी हो सकता है अलग-अलग एग्ज़ामों में। किसी एक एग्ज़ाम में यहीं से 50 क्वेश्चन आपको नहीं मिल जाएँगे। लेकिन अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो कम से कम 200 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएँगे। तो ये पूरा आपका टर्मिनोलॉजी था। यही इन्हीं सारे टर्मों का प्रयोग करना है हमें जब हम विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के रेशों को पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।